नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की तरफ से है। S5 क्लास SSBN का सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन से भी ज़्यादा होने वाला है, जिसे पावर करने के लिए भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 190 मेगावाट क्लास की एक प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है, जो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला है। ये S5 सबमरीन के पहले बैच के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है, क्योंकि SSBN का प्राइमरी रोल स्टेल्थी डिटरेंस ऑपरेशन होता है, जिसमें स्पीड से ज़्यादा एंड्योरेंस और क्वाइट ऑपरेशन मायने रखते हैं। लेकिन नेवी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अभी और भी पावरफुल रिएक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्यूचर डिमांड को पूरा कर पाएंगे। अगर ये नया हाई पावर रिएक्टर डिजाइन फाइनल हो जाता है तो S5 क्लास के सेकंड या थर्ड बैच में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि 2040 के बाद इंडियन नेवी में इंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचर एसेसन्स में भी अभी इस 190 मेगावाट क्लास की रिएक्टर का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन SSN की ऑपरेशनल रोल SSBN से काफ़ी अलग होता है और इनको हाई स्पीड मैनेवर्स और स्पीड को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है, क्योंकि इनको ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस वजह से अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से अभी और ताकतवर रिएक्टर को डेवलप किया जाता है तो इसे फ्यूचर SSN के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तक इस नए रिएक्टर को लेकर डिटेल पब्लिक नहीं किए जा रहे, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसका आउटपुट 200 मेगावाट से ज़्यादा होने वाला है। अगला अपडेट अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की तरफ से है। अस्त्र मार्क 3, जो कि अस्त्र सीरीज का सबसे घातक मिसाइल होने वाला है, भारत की तरफ से डेवलप किए गए सबसे लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल में से एक होने वाला है। इसमें SFDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से मिसाइल का वेट काफ़ी कम हो जाता है और ये बाकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। ये मिसाइल मार्क 4.5 की स्पीड में लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो इससे वर्ल्ड क्लास की एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि MBDA की मिट्योर मिसाइल के बराबर बनाता है। और ये कई मामलों में मिट्योर मिसाइल को पीछे भी छोड़ने वाला है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली SFDR यानी कि रैमजेट टेक्नोलॉजी मिट्योर मिसाइल की रैमजेट मोटर से थोड़ा बेहतर होने वाला है। अभी फिलहाल इस मिसाइल को फॉर्मल नाम दिया जा चुका है। रिसेंटली इसे Su-30M के एयरक्राफ्ट के साथ देखा गया था, जिसमें उम्मीद किया जा रहा है कि अभी इस मिसाइल की कैप्टिव ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है। ऑफिशियली 2025 से 2027 के बीच इस मिसाइल को ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया था, जिस वजह से 2025 से इसकी ट्रायल्स को शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी जब इसे Su-30M में इंटीग्रेट करता हुआ देखा गया था तो इसमें अस्त्र मार्क 3 के बदले गांडीव लिखा गया था, और ये महाभारत में महान धनुर्धर अर्जुन के धनुष को रिप्रेजेंट करता है। गांडीव का थ्रॉटल लेवल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम इसे कन्वेंशनल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से काफी अलग बनाता है, क्योंकि ये मिसाइल अपने थ्रस्ट को मॉड्यूलेट कर सकती है, जिस वजह से इवेसिव टारगेट को भी हिट करने के लिए टर्मिनल फेज में एक्सीलरेट या फिर लॉन्गर रेंज के एंगेजमेंट के लिए एनर्जी को मॉड्यूलेट कर सकता है, और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जा रहा है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी भारत को एक पोटेंशियल सप्लायर के रूप में देखा जा रहा है, जो यूक्रेन के लिए आर्टिलरी सेल्स और स्मॉल आर्म्स को सप्लाई कर सकती है। पिछले 1 या 2 सालों में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भारत से कई बार आर्टिलरी, टैंक एमुनेशन और स्मॉल आर्म के एमुनेशन को इम्पोर्ट किया गया है और इनडायरेक्टली इनको बाद में यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से डायरेक्टली भारत से इनको खरीद कर यूक्रेन को सप्लाई करने का फैसला किया जा रहा है। इसके पीछे एक मेजर कारण ये है कि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यूक्रेन को एमुनेशन को सप्लाई करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट और US के प्रेसिडेंट के बीच हुई मीटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी हेटेड डिबेट हमको देखने को मिला था। खास करके US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को रशिया के साथ पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था, जबकि यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से इस बात से साफ इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी खराब होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यूक्रेन के लिए 155 की आर्टिलरी सेल्स और स्मॉल आर्म की एमुनेशन की जो सप्लाई चेन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसी वजह से भी नाटो कैपिटल में कंसर्न बढ़ रहे हैं और अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से अल्टरनेटिव सप्लायर को खोज करना स्टार्ट कर दिया है। US के स्टेप बैक करने के बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी भारत पर नजर डाला जा रहा है, क्योंकि इंडियन डिफेंस फर्म जैसे मुनिशन इंडिया लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम नाटो स्टैंडर्ड के आर्टिलरी सेल और स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यूरोपियन डिप्लोमेट्स का कहना है कि भारत का जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और इंडस्ट्रियल बेस इसको नाटो कंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लायर बना सकता है
और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू दिल्ली और ब्रसेल्स के बीच प्रिलिमिनरी टॉक स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन भारत का रशिया के साथ रिलेशन हमें डायरेक्टली यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई करने के रास्ते में थोड़ा बाधा डालने वाला है और हम कभी भी रशिया के अगेंस्ट में जाके यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रीज हमसे एमुनिशन खरीद रहे थे और बाद में उन एमुनिशन को यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं किया जा रहा था। लेकिन अभी ये सब ओपनली कहा जा रहा है, जिस वजह से ये डील भले ही भारत के लिए फायदेमंद होने वाला, लेकिन जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो भारत का इससे दूर रहना ही सही होने वाला है। अगला अपडेट स्ट्राइकर व्हीकल की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट मेड स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने से पहले इनको लद्दाख में इवैल्यूएट किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में 2024 के एंड में किए गए ट्रायल्स के दौरान स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रग्ड और ऑक्सीजन शॉट वाले ट्रेन में काफी स्ट्रगल कर रहा था। ये ट्रायल जनरल डायनामिक लैंड सिस्टम लिमिटेड के बिहाफ पर इंडियन आर्मी की सुपरविजन में की गई थी। सोर्सेज के मुताबिक स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो 300 हॉर्स पावर की कैटरपिलर C7 इंजन से पावर किया जा रहा है, 13,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर काफी सीवियर मोबिलिटी इशू फेस कर रहा था। एक सोर्सेज के अनुसार ये व्हीकल फ्लैट एरिया में भी मुश्किल से मूव कर पा रहा था और एक 20 मीटर की छोटी सी हिल को क्लाइंब करने में फेल हो गया था। हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस की वजह से इंजन बार बार ओवरहीट हो रहे थे और लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से टॉर्क को मेंटेन करना संभव नहीं हो पा रहा था। एक स्टेज पर ट्रायल को रोकना भी पड़ गया था ताकि इंजन को ठंडा किया जा सके और ट्रांसमिशन फेलियर से बचा जा सके। जनरल डायनामिक्स ने इंडियन आर्मी के फीडबैक्स के बाद स्ट्राइकर व्हीकल को 600 हॉर्स पावर के इंजन से अपग्रेड करने का प्रपोजल भी दिया है, जिसको सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको भारत में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस व्हीकल में एम्फीबियस कैपेबिलिटी की कमी होने की वजह से और इसमें हाई कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट की वजह से इसका फ्यूचर हमको सही नहीं लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल रिजल्ट आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया गया और अभी डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है। और आज भी वही सवाल किया जा रहा है कि DRDO की तरफ से डेवलप किए गए WHE व्हीकल आर्मी की सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद भी इसको क्यों बड़ी मात्रा में इंडक्ट नहीं किया जा रहा है और बदले में स्ट्राइकर व्हीकल को इंपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट कोई मीट नहीं कर पा रहा है। अगला अपडेट भारत के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की फ्लीट की ऑपरेशनल स्टेटस की तरफ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो 3 हफ्ते का टाइमलाइन दिया गया था वो 3 मार्च को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। ये फ्लीट जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए क्रूशियल एसेट है, 5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर में हुई क्रैश के बाद इसको ग्राउंडेड कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट मिलिट्री ऑपरेशन और रोटरी विंग कैपेबिलिटीज पर पड़ रहा है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि फ्लीट कब तक वापस सर्विस में शामिल होने वाली। इस क्रैश में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 वेरिएंट क्रैश हो गया था, जिसमें 3 क्रू मेंबर वीर गति को प्राप्त किए थे। ये पिछले 2 सालों में दूसरी बार हुआ था जब पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड करना पड़ा है, जो इस इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी पर अभी सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर रहा है। एरो इंडिया 2025 के दौरान HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने कहा था कि 3 मार्च तक क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन डेडलाइन क्रॉस होने के बाद भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया जा रहा। इनिशियल फाइंडिंग्स में क्रैश का मेन रीजन स्क्वाश प्लेट में एक क्रैक बताया गया था, जो रोटर ब्लेड्स की पिच को कंट्रोल करता है और एयरक्राफ्ट की मैन्युवरेबिलिटी का की कंपोनेंट होता है। HAL की टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम अभी इस फेलियर की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हुआ था, मेंटेनेंस इशू की वजह से हुआ था या फिर ऑपरेशन स्ट्रेस की वजह से हुआ था। HAL की तरफ से अभी भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की रेपुटेशन को सेव करने की कोशिश किया जा रहा है। DK सुनील ने कहा कि हेलीकॉप्टर में कोई भी मेजर फ्लॉ नहीं है और अभी तक इस हेलीकॉप्टर ने 4 लाख से ज्यादा फ्लाइटर को कंप्लीट कर लिया। उन्होंने सजेस्ट किया इस तरीके के क्रैश के पीछे ट्रेनिंग डेफिशिएंसी या मेंटेनेंस लैब्स भी एक मेजर फैक्टर बन सकते हैं, जिस वजह से ये सब क्रैश वगैरह हो रहे हैं। लेकिन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 25 सालों में 28 बार ये क्रैश हो चुका है और रिसेंटली 2-3 सालों में कई बार क्रैश हो चुके हैं, जिनमें से 13 टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुए थे, 13 ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे और 2 अनजान कारणों की वजह से क्रैश हुए थे। जनवरी क्रैश के अलावा 2023 में भी मल्टीपल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को क्रैश का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक नेवल क्रैश मुंबई के आसपास और एक इसकी रुद्र वेरिएंट का क्रैश अरुणाचल प्रदेश के आसपास पाया गया था। और अभी इसी वजह से पिछले 8 हफ्तों से इन हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।